बड़ी खबर मिल रही है, जहाँ छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब कुल 152 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में 44 केस सामने आए। बस्तर में भी कोरोना ने अब डेरा डाल दिया है। तो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बढ़ती जा रही है चुनौतियां छत्तीसगढ़ की, क्योंकि बीच में हालात बिल्कुल नियंत्रित थे, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदलती यहां दिख रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयासरत है इस पर काबू पाने के लिए, और यही वजह है कि और प्रदेशों से शायद छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर थी, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसे और बेहतर तरीके से अब काबू में किया जाए, क्योंकि शायद वक्त की जरूरत भी यही है। मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, हमने सबको यही कहते हुए सुना है कि लगातार आंकड़े बढ़ सकते हैं और इसके लिए तैयारी भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से की गई है। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जुड़ रहे हैं, उनसे समझेंगे कि क्या कुछ कोरोना को लेकर आगे की रणनीति छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। आप जिस तरह से काम करते आ रहे हैं, आपको गरीब गुरबा गांव का मुख्यमंत्री कहा जाता है। कहा जाता है कि लोगों की बात करने वाले आप मुख्यमंत्री हैं। क्या सोचते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, क्या सोच है, किस तरह से अब लड़ाई को आगे लड़ेंगे और जीतेंगे भी? देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था और उस समय हम लोगों ने न केवल प्रदेश की सीमाओं को और जिले की सीमाओं को, और उसके बाद गांव वालों ने खुद ही अपने गांव की सीमा को सील किया था जी। और यही कारण है कि जो लोग भी बाहर से आए उसको क्वारंटाइन में रखे और उसका सैंपल लिए। इस कारण से हमारे यहाँ आंकड़े नियंत्रित रहे। अभी जब लॉकडाउन 4 के बाद, 3 और 4 के बाद जब श्रमिक आना शुरू हुए तो हम लोगों के अंदेशा था ही कि जो ट्रेन से या निजी वाहन से या पैदल चल के आ रहे हैं, इससे कोरोना पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि होगी जी। और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये जो मजदूर आए हैं वो गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, दिल्ली से और दूसरे जगह मध्य प्रदेश से जो आए हैं, तो उसमें संभावित है कि कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हों। और जब हजारों लाखों की तादाद में लोग आएंगे तो ये स्वाभाविक है और इसकी तैयारी हमने कर ली है। हमारे यहाँ सभी गांवों में क्वारंटाइन सेंटर बना के रखे हैं। जिन जिन गांवों से मजदूर बाहर गए थे वो सारे आंकड़े हमारे पास है सभी गांवों के जी। तो सारे कलेक्टर हैं और संबंधित सब विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसमें लग के 16,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर बनाए जी। और उसमें वहाँ रख रहे हैं। और जिसमें भी थोड़ा सिम्टम दिखाई दे रहा है उसे सैंपल लेके उसे भेज रहे हैं, और जो जिसके सिम्टम दिखाई देते हैं कोरोना पॉजिटिव, फिर उसको इलाज के लिए भेजा जा रहा है। तो अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो संभावित हैं कि इतने तो होंगे ही। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, अभी जो हालात है, आपने जैसा कि जिक्र भी किया कि मजदूरों की भारी संख्या में घर वापसी हो रही है, आर्थिक हालातों को फिर से संतुलित करना है, उन्हें पटरी पर ले आना है। इसके अलावा आपने कई बार केंद्र की सरकार से पैकेज की भी मांग की, लेकिन आप लोगों के मुताबिक उतना बेहतर समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा है। किस चीज को आप छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं और इन तीनों चुनौतियों से लड़ने के लिए किस तरह से प्रयासरत हैं? देखिए, एक तरफ तो ये है कि कोरोना मरीज जो बढ़ रहे हैं वो आंकड़े चिंतनीय हैं और इसे हम लोग बराबर क्वारंटाइन करें और जो नेगेटिव आए उसे घर भेजें, जो पॉजिटिव हो उसका इलाज शुरू हो। एक बड़ी चुनौती तो ये है। और दूसरी तरफ ये है कि आर्थिक गतिविधि और जनजीवन कैसे सामान्य हो, इस दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक गतिविधि पूरी तरह ठप हो गए थे। और ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम किया है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मनरेगा का काम कभी बंद नहीं हुआ था और यही कारण है कि हमारे यहाँ मनरेगा मजदूरों की संख्या एक दिन में अधिकतम 26 लाख तक पहुँचा है, जो देश में सर्वाधिक है। तो लगातार ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि संचालित हो रही है। दूसरे तरफ जो हमारे यहाँ 43-44% जंगल है और लघु अनुपज, वहाँ महुआ है, इमली है, तेंदुपत्ता है, इसका संग्रहण इस समय इस सीजन में किया जाता है। तो महुआ और इमली का संग्रहण तो हो गया, लेकिन अभी तेंदुपत्ता का संग्रहण चल रहा है जी। ये आर्थिक गतिविधि संचालित करने हम लोग किए हैं और पूरे देश में जितने भी लघु अनुपज संग्रहित हुए उसके 90% अकेले छत्तीसगढ़ में हुआ है। और एक अनुमान ये है कि इस साल करीब 12 लाख परिवारों को हम लोग 2,500 करोड़ के लघु अनुपज की खरीदी
हम लोग करेंगे, उसका पेमेंट उन तक के पहुंचेगा। तीसरा महत्वपूर्ण काम जो हम लोगों ने किया है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई को राजीव जी के शहादत दिवस के दिन लागू किए। 19 लाख परिवार को इस साल 5,700 करोड़ रुपया देने का हमने फैसला किया है, जिसके प्रथम किस्त 1,500 करोड़ उनके खाते में 21 मई को ही अंतरित हो गया है। तो इस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में छत्तीसगढ़ सरकार सफल रही है और इसकी चर्चा सभी जगह है और सभी किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के चेहरे में प्रसन्नता है, संतोष है उनके चेहरे में कि ऐसे कोरोना के संकट में भी आर्थिक रूप से गतिविधि संचालित होती रही है। अब रह गए जो व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो 80-90% जो उद्योग हैं वो चल रहे हैं, लेकिन पूरी क्षमता के साथ नहीं संचालित हो पा रहे हैं। ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। व्यवसाय में भी यही हुआ है कि जो रेड जोन थे या ऑरेंज जोन है, वहाँ भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार हम लोग संचालित किए और सबसे ज्यादा जो प्रभावित लोग हैं, जिसमें सैलून है, स्पा है, जिम है, कपड़े की दुकान है, सोना चांदी की दुकान है, ये लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उसके भी छूट मिलती जा रही है और सामान्य की दिशा में, सामान्य होने की दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप लोगों ने लॉकडाउन पहले से ही लागू कर दिया था। छत्तीसगढ़ की जो व्यवस्था रही इस दौरान, जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने फाइट बैक किया, उसकी हर तरफ तारीफ हुई, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। यूएस से भी फोन आए स्वास्थ्य मंत्री को आप लोगों को कि आप लोगों ने किस तरह से इसे मैनेज किया है। रायपुर एम्स के डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेज हुई। ये वजह रही कि आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से पूरा संचालन इस दौरान किया। लेकिन अब केस बढ़ रहे हैं, चुनौती आगे कैसे संभालेंगे? देखिए, केस मतलब बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है, ऐसे कोई मरीज अभी तक के नहीं आया है। ये सिम्टोमेटिक है और इससे डॉक्टर हमारे नियंत्रित करने में सफल होते रहे हैं और जो उनकी मेहनत है, डॉक्टरों की मेहनत है, उससे अभी तक के एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें कोरोना कारण से किसी भी व्यक्ति की मौत हुई हो। तो इस मामले में निश्चित रूप से जो एम्स के डॉक्टर हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी जो लगे हुए हैं वो बधाई के पात्र हैं कि एक भी घटना इस प्रकार से नहीं हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी अब 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास मजदूर और जो छात्र छात्राएं बाहर में थे वो आ चुके हैं और अभी तक के केवल 152 केस हैं। अभी हो सकता है हमारे ट्रेन और आएंगे तो उसमें कुछ और पॉजिटिव निकल जाए। अब जो राज्य की सीमा में जो दबाव पहले था, एक दिन में 10,000 से 15,000 मजदूर प्रतिदिन आते थे जो दूसरे प्रदेश के प्रवासी मजदूर थे, उसमें भी कमी आई है और हमारे प्रदेश में आने वाले मजदूरों के जो दबाव था उसमें भी कमी आई है। तो एक आध सप्ताह में सब पूरे जो आने जाने के क्रम है वो समाप्त हो जाएगा और जो लोग आगे सेटल हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ 15 जून तक के सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और ये समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी, हमने ये देखा कि 20 लाख करोड़ का आकर्षक पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग चरणों में बताया गया और बताया गया कि इसका सीधा लाभ जो है प्रदेशों को भी मिलेगा। आप क्या देखते हैं, इस 20 लाख करोड़ में छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ होने वाला है? क्या आप ये इसे एक लोक लुभावन पैकेज ही मानते हैं? क्योंकि देखिए बहुत सारे जो आपके सहयोगी नेता है, ममता बनर्जी से बिग जीरो बता चुकी हैं, पी चिदम्बरम सरीखा एक वरिष्ठ नेता जो ये सारी चीजें संभाल चुका है, फाइनेंस संभाल चुका है, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है। आपका क्या मानना है? देखिए, अभी तक के किसी के खाते में 1 पैसा आया नहीं है। घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हुई है लेकिन किसी को लाभ मिला हो हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति ये कहने की स्थिति नहीं है कि हाँ इस 20 लाख करोड़ में से मुझे कुछ राशि मिली है। तो ये 20 लाख करोड़ में 13 शून्य हैं, तो 13 तो शून्य है। तो आप भी कह सकते हैं 13 शून्य हैं, तो शून्य ही आना है क्योंकि जिस प्रकार से जो आंकड़े आए हैं और जो घोषणाएं हुई है उसमें किसी का भला होने वाला नहीं है कि लोन आप बढ़ा देंगे लेकिन न ब्याज में छूट दे रहे हैं न सीधा कोई फायदा हो रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी किसानों के खाते में सीधा 1,500 करोड़ रुपए डाल दिया,
तो सीधा उसके खाते में गया, वो बता सकता है कि हाँ मेरे खाते में 25,000 आया, 50,000 आया, 1,00,000 रुपया आया है, ये बता सकता है किसान। अब मनरेगा में जो काम कर रहे हैं वो 15 दिन में पेमेंट हो रहा है, तो वो बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये मजदूरी के इतना पैसा मिला है, ये सीधा पैसा उनको मिल रहा है। लेकिन ये जैसे हमारे महुआ खरीदे, इमली खरीदे, वो पैसा वनवासियों को मिला, लेकिन भारत सरकार ने जो घोषणा की है, अभी किसी राज्य को, किसी भी संस्थान को, किसी भी व्यक्ति को एक पैसा भी मिला हो तो बताइए। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, आपने कई बार पत्र भी लिखे, कई बार आपने ट्रेनों को लेकर, कई बार विशेष पैकेज को लेकर भी पत्र लिखा, और आपका एक और खास निवेदन था जिसका असर हमने होता हुआ देखा, वो था कि पावर डिवीजन हो, सरकारों को ये फैसला करने की ताकत मिले कि वो कौन सा रेड जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है, अपने यहाँ किस तरह से उन्हें ये वित्तीय व्यवस्थाओं को बेहतर करना है, उसको लेकर भी आपको पावर दी गई है। तो उस पावर को किस तरह से अब्यूज कर रहा है छत्तीसगढ़, अब आपके हाथों में है चीजें, किस तरह से बेहतर कल हम छत्तीसगढ़ का देखेंगे, और केंद्र सरकार से कितना बेहतर सिंक्रोनाइजेशन आगे हो सकता है, क्योंकि कई मांगे आपकी मानी गई हैं। देखिए, उस नेशनल डिजास्टर एक्ट लागू है तो सारे अधिकार भारत सरकार के पास है, और इसलिए अब मैंने रायपुर को उदाहरण दिया था। रायपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं होते भी इसको रेड जोन में रखा गया है, और वहाँ हेल्थ मिनिस्टर से कहने के बाद भी वो रेड जोन से वो लिस्ट से वो हटा नहीं था। और इस कारण से हमको यहाँ जो गतिविधि संचालित करना है, आर्थिक गतिविधि, वो हम कर नहीं पा रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। यदि किसी क्षेत्र विशेष में यदि कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे ऑरेंज जोन में रखना है, ग्रीन जोन में रखना है, नियम तो भारत सरकार ने बना दिए, उसके हिसाब से हमको करना है। तो ये अधिकार अब राज्यों को मिला है, तो वो जो स्थानीय जो अधिकारी हैं, जो कलेक्टर हैं, वो डिक्लेयर कर पा रहे हैं कि हाँ ये अब यहाँ केस ज्यादा हैं, तो ये कंटेनमेंट एरिया जोन ये हो गया है, और इसके यहाँ ना आना है ना जाना है, इन लोगों को यहाँ रोक के रखना है, और बचत जगह संचालित हो रहे हैं। तो जनजीवन सामान्य करने में ये जो प्रदेश को अधिकार दिया गया है उसमें सफलता मिल रही है। बिल्कुल, आप किसान न्याय को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद किसान रह चुके हैं, आप उनकी मुश्किलें बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ये वजह है कि आपने जल्द से जल्द ये योजना लागू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष कई सवाल इस पे खड़े कर रहा है कि जो मूल राशि थी, जितना वादा आप लोगों की तरफ से किया गया था घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, उससे अलग, उससे इतर ये राशि कम मिल रही है, ये विपक्ष का दावा है। इन दावों में कितनी सच्चाई है, जो छत्तीसगढ़ के किसान भाई हैं वो आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने किसानों से वादा किया था 2500 रुपये क्विंटल में आपका धान खरीदी करेंगे। पिछले साल भारत सरकार ने जो ये आदेश जारी किया था कि जो किसान, जो राज्य यदि बोनस देगा तो उसके यहाँ से अनाज भारतीय खाद्य निगम नहीं खरीदेगी। उसमें पिछले साल पिछले 2 वर्षों में छूट मिली थी, तो हमने सीधा 2500 रुपये किसानों के खाते में डाला। इस साल भारत सरकार ने कहा कि यदि आप बोनस देंगे तो आपके यहाँ चावल नहीं खरीदेंगे। तो उस स्थिति में हमने एक नया रास्ता निकाला, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और उसके माध्यम से मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई, और उन्होंने जो मंत्रिमंडल के सामने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसमें यही था कि मक्का और धान के किसान को 10,000 रुपये प्रति एकड़ और गन्ना किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में किसी राज्य में किसानों को इस प्रकार से कोई पैकेज मिला हो। तो 10, मान लो किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है और धान बोया है, तो उसको 50,000 रुपया मिलेगा, जिसकी प्रथम किस्त उसको मिल चुका है। और उसी प्रकार से यदि गन्ना किसान है 5 एकड़ में बोया तो उसको 65,000 रुपया मिलेगा। ये किसी भी जो सीमांत कृषक है, लघु कृषक है, उसके लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है। अर्थव्यवस्था उसके सुधरा है। भारतीय जनता पार्टी खुद नेता लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं और इसका विरोध कर, इसके लिए भी हमने 21 तारीख को ये घोषणा की है कि जो भूमिहीन श्रमिक है उसके लिए योजना बनाएंगे, उसके साथ भी न्याय होगा। और इसके लिए चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो 2 महीने के भीतर में अध्ययन करके रिपोर्ट सौंप देंगे, और जिसका लाभ हमारे भूमिहीन श्रमिकों को भी मिलने लगेगा।
जी, मुख्यमंत्री जी, मनरेगा जिसका जो अभी ताजा सरकार है उसे विकास का अवशेष कहती थी, अब वही मनरेगा कहीं ना कहीं जो श्रमिक घर लौट रहे हैं उनके सुदृढ़ीकरण का काम करेगा, उनकी मजबूती उनकी जिंदगी में लाएगा। क्योंकि आपका भी ये दावा रहा है कि मनरेगा से मजबूत तरीका कोई नहीं है मजदूरों को सुदृढ़ करने का, उनको मजबूत करने का। तो क्या आप घर लौट चुके जो मजदूर हैं उनके लिए ये लाइफलाइन छत्तीसगढ़ में बनकर निकलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी, केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग ये कहते थे ये मनरेगा जो है वो कांग्रेस के असफलताओं का स्मारक है, और आज यही मनरेगा है देश भर के मजदूरों के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं, उसके अर्थव्यवस्था में मदद करने का काम कर रहे हैं, उसको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में मैंने पहले बताया कि 26 लाख तक के मजदूर एक दिन में काम में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और लोग जा रहे हैं। आज तक के छत्तीसगढ़ में 15 लाख मजदूरों से कभी अधिक नहीं गया है, लेकिन इस कोरोना के संकट में ये आंकड़े बढ़ के 26 लाख तक पहुंचा है। तो इसका अर्थ ये है कि लोगों की कितनी ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, और लोग और दूसरे काम को छोड़ के सिर्फ मनरेगा में जा रहे हैं। एक आश्रय केवल मनरेगा का दिखता है और वहां जाके काम कर रहे हैं, तो वो आर्थिक रूप से संबल देने का काम मनरेगा कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, हमने ये समझा है आपकी बातों से कि आप अनस्किल्ड लेबर को कम से कम मनरेगा में खपाने की सोच रहे हैं, लेकिन वो लेबर्स जो सेमी स्किल्ड हैं या स्किल्ड हैं, जो अपने घरों को लौट रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लौट रहे हैं, उनको किस तरह से मौका मिलेगा काम करने का? उनकी जॉब कैसे इंश्योर होगी? बेरोजगारी की मार उन पर ना पड़े, ये कैसे इंश्योर होगा? क्या आप इकाइयों से बात करेंगे? क्या कुछ पहल छत्तीसगढ़ सरकार इस लिहाज से भी करेगी, ये भी जानना चाहेंगे। हाँ, पिछले सवाल का एक जवाब मेरे छूट गया कि जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं और उसको भी किस प्रकार से समायोजित किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जिसके पास जॉब कार्ड है मनरेगा का, और ये आंकड़े करीब 60 से 70% का होगा। जो 30-40% जो लोग हैं जिसके पास मनरेगा के जॉब कार्ड नहीं है, उसको भी हम तत्काल जॉब कार्ड उपलब्ध कराएंगे ताकि मनरेगा में मजदूरी करते उनको भी बन सके। दूसरी बात, आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि पूरे देश भर में जो श्रमिकों का घर वापसी हुआ है और इसके कारण से जो उद्योग हैं उसमें जो स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर के भारी कमी आने वाली है। लेकिन जिन राज्यों में लौटे हैं वहाँ वो श्रमिक जो स्किल्ड लेबर हैं उसके सामने जात की समस्या है, और इससे समन्वय करके जहां उद्योगों को रोजगार देने का काम, उद्योगों को संचालित करने का काम और लोगों को रोजगार मिल सके, इस दिशा में समन्वय करने की आवश्यकता है। और इसके लिए जो आवश्यक कदम होगा हम लोग उठाएंगे ताकि उन मजदूरों को भी के साथ न्याय हो और यहाँ उद्योगों को, श्रमिकों की कोई कमी ना हो। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, ये जो दौर था इसने हमें काफी कुछ सिखाया है। ये सिखाया कि सेहत का ध्यान रखना है, ये सिखाया कि डिसिप्लिन कुछ चीजों में रखना है, लेकिन ये भी बताया है कि जिन प्राइवेट अस्पतालों का हर कोई रुख करता था वो शायद इतने रिलायबल नहीं है। वो सरकारी अस्पताल जहां कोई नहीं जाना चाहता था, वही सरकारी अस्पताल लोगों की जान बचा रहे हैं। तो इस लिहाज से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं? ये जो मुश्किल का दौर था, इससे जब हम निकलेंगे तो छत्तीसगढ़ में किस तरह से हेल्थ इंफ्रा को और बेहतर तरीके से डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे अगर इस तरह की माकूल परिस्थिति फिर से आती है तो हम पहले से ही तैयार रहें? देखिए, इस कोरोना के संकट काल में यदि सबसे ज्यादा विशेषता किसी की बढ़ी है तो वो पुलिस की बढ़ी है जी, नगर निगम के कर्मचारियों की बढ़ी है, बिल्कुल, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हमारे डॉक्टर हैं, स्टाफ है, उन पे बढ़ी है। तो सरकारी अमले पे विश्वास हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक बढ़ा है, और ये मैं समझता हूँ कि संकट के समय में सरकारी अधिकारी कर्मचारी बड़े सेवा भाव से जो काम किए हैं उसका ये प्रतिफल है। और आने वाले समय में क्या रुख होगा अभी से अनुमान लगाना कठिन है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, क्योंकि 25 मई को झीरम घाटी हमले की आप लोग श्रद्धांजलि अब आयोजित कर रहे हैं और उसको लेकर, लेकिन अभी तक उस हमले में जितने लोग मारे गए, जो कुछ हुआ, उन लोगों को कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पाया, इंसाफ नहीं मिल पाया, उसको लेकर क्या कुछ पहल आप करेंगे?
देखिए, हम लोग तो उसके लिए एसआईटी गठन किए थे। एनआईए ने जांच करके फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी कोर्ट में, और उसमें कोई तथ्य है ही नहीं। लेकिन इतने बड़े जो नरसंहार पूरी दुनिया में ये पहली घटना है। नेताओं को तो बहुत सारी हत्याएं हुई है, लेकिन राजनेताओं का नरसंहार की ये पहली घटना है, और उसमें भी तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और बहुत दुख का विषय है। मैंने भारत सरकार से गृह मंत्रालय को बार बार पत्र लिखा कि आपने यदि जांच पूरी कर ली है तो वो, चूंकि राज्य सरकार ने ही आपको ये अधिकार दिया था, अब उसको हमको वापस कर दीजिए, ताकि हम अपने जो अधिकारी हैं उसके स्तर पर उसकी जांच कर सकें, और जो अपराधी हैं उसको पूरे दुनिया के सामने ला सकें, उसे सजा दिला सकें। लेकिन भारत सरकार ने हमारे आग्रह को ठुकरा दिया। अनेक बार हमने पत्र लिखा, लेकिन उसको ठुकरा दिया। मैं तो फिर से अपील करना चाहूंगा कि वो केस हमको सौंप दे, क्योंकि एनआईए कोई जांच तो कर नहीं रही है। और उसमें कोई जब जांच ही नहीं कर रही है तो अपराधी कहां से पकड़े जाएंगे? षड्यंत्र हुआ है, उसको उजागर कैसे होगा? और इसलिए हमने भारत सरकार से यही निवेदन किया है कि वो केस हमको दे दे, ताकि हम तह तक जा सकें। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, बहुत सारी योजनाएं आप अपने कार्यकाल में ला रहे हैं, नरवा गुरबा बाड़ी की हर तरफ तारीफ हो रही है, गौठान योजना है, तो पोस्ट कोरोना प्रदेश में जमीनी स्तर पर हालात किस तरह बदलेंगे, इसको लेकर एक्शन प्लान क्या कुछ रहने वाला है भूपेश बघेल का? देखिए, अब जो श्रमिक है शहरों से लौट रहे गांव की ओर, शहर खाली हो रहे हैं और गांव में आबादी बढ़ते जा रही है। इसका मतलब है कि बेरोजगारी गांव में और अधिक बढ़ेगा। तो जो महात्मा गांधी का जो आदर्श था कि ग्राम स्वराज्य का, गांव में ही भारत की आत्मा बसती है और गांव के लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाना है, और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें, गांव में ही रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, तो लोग शहर की ओर नहीं भागेंगे। और इसलिए ये जो नारा है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा बारी, तो नाला को हम वाटर रिचार्जिंग करें, ताकि न कृषि के लिए, न निस्तार के लिए, न उद्योग व्यापार के लिए पानी की कमी हो। आने वाले पीढ़ी के लिए पानी हम सहेज के रखें। दूसरा जो गरवा है, मतलब मवेशी है, मवेशी को के प्रबंधन इस प्रकार से करें कि आज मवेशी बोझ बन गया है, और भारत के सड़कों पे कहीं भी आप देखेंगे मवेशी घूमते हुए नजर आते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो किसी समय में ये जो मवेशी है वो हमारे परिवार के अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार हुआ करता था, आज हमारे लिए बोझ बन गया है। तो उसे फिर से आर्थिक हम कैसे बनाएं? और ये जो घुरवा है, जो कंपोस्ट खाद है, उसको करें, ताकि हम जैविक खेती की तरफ बढ़ सकें, कृषि लागत कम हो, और आज दुनिया भर की जो बीमारी है उसे लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता हमें पैदा हो सके। ये योजना है। और बाड़ी, मतलब हमारे हर घर में, ग्रामीण क्षेत्र में बाड़ी होती है, उसमें फल हो, सब्जी हो, ताकि न्यूट्रिशन की जो कमी से हम जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, वो न्यूट्रिशन दूर हो सके और मजबूत छत्तीसगढ़ बनेगा। तो मैं समझता हूँ मजबूत भारत बनाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान होगा। बिल्कुल, प्रदेश मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी जुड़ने के लिए न्यूज स्टेट के साथ। तो एक एक सवाल का बहुत ही बेबाकी, बहुत ही सच्चाई से जवाब मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया। उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर है उसी राह पर चलता रहे। रुक रहे हैं बहुत थोड़ी देर के